हेलो, माई सेल्फ मुर्तज़ा अली खान। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस जो टॉपिक रिसेंट न्यूज़ में था। ये टॉपिक है 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल इम्पॉर्टेंट बिल है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, 130th अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। तो 130th अमेंडमेंट किसके साथ डील करती है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बिल क्या होता है। बिल का मतलब होता है कोई भी प्रपोज्ड लॉ जो लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या किया जाए, पेश किया जाए, जिसके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। अब यही बिल क्या होता है, एक्ट बनता है। तो एक्ट कैसे बनेगा कि जब बिल यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, मान लो हमारी जो यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों बॉडीज के अंदर ये जो प्रपोज्ड बिल है उसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट होने के बाद मान लो लोकसभा से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। राज्यसभा से भी अगर पास हो गया, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दी, यानी अपना सिग्नेचर कर दिया, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब ये बिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, यूटीज हैं, उनके साथ डील करता है। देखो, इस बिल में क्या है कि कुछ आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया जा रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो पार्ट डील करता है, उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ 25 हिस्से हैं। उनमें जो फोर्थ पार्ट है वो डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। इसमें आर्टिकल हैं 52 से लेके 151 तक। और जो इस वक्त 130th अमेंडमेंट बिल, उस बिल में आर्टिकल 75 को अमेंड किया जा रहा है। अब इसमें क्या चीज डाली जा रही है, अब अमेंडमेंट को देख लेते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है कि अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई चीज ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर उसको डिलीट करना, उसको क्या कहा जाता है, अमेंडमेंट कहा जाता है। तो आर्टिकल 75 की बात की जाए तो इसमें क्या अमेंडमेंट की जा रही है, इसमें अमेंडमेंट ये की जा रही है, अगर कोई भी यूनियन मिनिस्टर वो अरेस्ट होता है, यानी हिरासत में रहता है, या फिर वो डिटेन रहता है लगातार 30 दिन तक, और वो जो उसने ऑफेंस किया है उसकी सजा 5 साल है या फिर 5 साल से ज्यादा है, यानी यूनियन मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर हो गया,
डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये यूनियन मिनिस्टर में से अगर कोई भी मिनिस्टर वो उसको अरेस्ट किया जाता है या वो डिटेन रहता है, लगातार 30 दिन के लिए उसको अरेस्ट, वो या अरेस्ट में है या डिटेन में है, और जो उसने जुर्म किया है उस जुर्म की सजा 5 साल या 5 से ज्यादा है, यानी उस जुर्म में वो 5 साल तक जेल से रह सकता है या 5 साल से ज्यादा वो जेल में रह सकता है, उसको प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मान लो एक यूनियन मिनिस्टर है, उसको किसी चार्ज में, किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अब उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मान लो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस नहीं देता है, फिर क्या होगा, तो उस वक्त क्या किया जाएगा कि जैसे ही 31st डे होगा, यानी 30 से 31वां दिन लगेगा, तो उस दिन ऑटोमेटिकली वो जो यूनियन मिनिस्टर होगा, वो यूनियन मिनिस्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो रिजाइन, उसका जो है वो माना जाएगा कि उसका ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही है, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी ऑफेंस या जुर्म में वो 30 दिन तक वो जेल में रहेंगे, या फिर 30 दिन तक वो अरेस्ट में है, सजा जो है उस ऑफेंस की 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है, तो उनको भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर 31st डे में वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर जो है वो लागू होगा कहाँ पे, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डील करता है वो है 6th पार्ट। इस 6th पार्ट के अंदर जो आर्टिकल है वो 152 से लेके 237 तक आर्टिकल हैं, इनमें तमाम चीजें दी गई हैं, फंक्शन किस तरह स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, वो तमाम चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। जिस आर्टिकल को अमेंड किया जा रहा है वो आर्टिकल 164। सिमिलरली जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यूनियन मिनिस्टर, अगर कोई भी यूनियन मिनिस्टर है वो 30 दिन की हिरासत में रहता है, या फिर जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है, तो उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको रिमूव किया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा कहाँ पे, स्टेट के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो गवर्नर होंगे वो रिमूव करेंगे मिनिस्टर्स को, और इसी तरह का सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होगा यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। यूनियन टेरिटरीज का जो आर्टिकल 239 AA ये डील करता है यूनियन टेरिटरीज के साथ। सेम, तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स होंगे उनको भी लेफ्टिनेंट क्या कर सकता है, इसी तरीके से रिमूव कर सकता है। अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, अगर वे लोग 30 दिन लगातार हिरासत में रहते हैं, तो उनको, या फिर 31st डे 30 दिन के बाद अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं, तो 31st डे ऑटोमेटिकली उनका जो रिजाइन है वो मान लिया जाएगा कि वो रिजाइन उनका हो गया है। तो जो यूनियन टेरिटरीज का एक्ट है, कानून है 1963 का कानून, इसके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
उनको पावर दी गई है कि वो इस तरह से एक्ट काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर रीअपॉइंटमेंट का भी जो है वो प्रोविजन है कि अगर एक आदमी किसी इल्ज़ाम में अरेस्ट होता है और जो जुर्म किया है वो जुर्म उसके ऊपर साबित नहीं होता है, तो वो दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है, दोबारा से वो मिनिस्टर बन सकता है, दोबारा से उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब ये जो सेम प्रोसीजर है मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को रिमूव करने का, ये सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर 2019 के अंदर यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनी थी। जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया था दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर भी ये सेम प्रोविजन जो है वो अप्लाई होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। यही सेम प्रोसीजर होगा। रीजन क्या थे, अब हम समझते हैं क्यों ये कानून लाने की जरूरत पड़ी। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उन तमाम हालात को प्रिवेंट करना जहां पे लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या हो करते रहते हैं कि लगातार जो है वो रिजाइन नहीं करते, रिजाइन के बिना ही काम करते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो मेंटेन करने के लिए इस अमेंडमेंट को जो है वो बिल को लाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो ये वो तमाम लोग थे जिन जो क्या थे कि इनके ऊपर जो है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, उसके बावजूद भी इन्होंने रिजाइन नहीं किया और बिना रिजाइन के ये काम करते रहे। जेल में भी थे, वहां से भी काम करते थे। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीरियस जो है वो एलिगेशन थे, शराब घोटाले का एलिगेशन था इनके ऊपर। तो उस घोटाले के बावजूद भी इन्होंने रिजाइन नहीं किया। ये जो है वो जेल में बैठ के वहां से जो है दिल्ली की गवर्नमेंट को चला रहे थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखते हुए क्या किया गया है, इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस अरविंद केजरीवाल के केस की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई थी। इनको कहा गया था कि आप जो है कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिग्नेशन का प्रोसीजर था वो इनकी डिस्क्रिप्शन पे रखा गया था कि आपकी मर्जी है, आप रेजिग्नेशन करते हो या नहीं करते हो। दूसरी वजह है कि लोगों के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो लोगों के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लोगों का ये मानना है कि जो करप्ट लोग हैं, करप्शन करने वाले हैं, तो पॉलिटिक्स को साफ शफाफ बनाया जाए। जो सियासत है उसमें किसी तरह की करप्शन करप्शन को पूरी तरह से क्रिमिनलाइज किया जाए, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो इदारों के ऊपर बना रहे। उसके अलावा तीसरा गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि कोई जेल में बैठ के जो है वो हुकूमत ना चलाए। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकुनाज हैं, जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो, तो उन तमाम लेकुनाज को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है, इस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया।
उसके अलावा जो लीगल गैप्स थे उनको जोड़ने की कोशिश की है, ब्रिजिंग लीगल गैप्स। देखो जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन यानी किस तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो अगर मिनिस्टर हैं तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, उसका प्रोसीजर जो है वो प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें ये है कि जो लोग हैं, जैसे अगर कोई क्राइम करता है तो वो डिस्क्वालीफाई तब होगा जब वो कन्विक्ट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इन लीगल गैप्स को मद्देनजर रख के क्या किया गया, 130 जो अमेंडमेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके अंदर जो कंसर्न है वो क्या क्या है, बहुत सारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्या कंसर्न है। तो पहला है इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस बिल को, इस अगर ये बिल एक्ट बन गया तो इसको सियासी जो हथियार है उसके तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, वो भी किसी भी जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं पर रूल कर रही है, मान लो सेंटर में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का की हुकूमत है, तो स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, तो वो इस कानून का इस्तेमाल करके उस वहां पे उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकती है, उन लोगों को अरेस्ट करके डरा के, और क्या कर सकती है कि उनको डिस्टेबलाइज कर सकती है। इससे जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेटिक ओपोजिशन है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, मीन्स पावर का तकसीम होना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है। तो इससे जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको भी खतरा है। डेमोक्रेटिक अपोजिशन जिस जो एक जमहूरी मुखालिफ जो जमातें हैं उनको भी इसका खतरा है। थ्रेट टू द फेडरलिज्म, इससे क्या होगा कि जो ऑटोनमी है, वो जो स्टेट के अंदर चुने हुए लीडर्स हैं उनकी ऑटोनमी खत्म हो सकती है, उनकी ऑटोनमी कमजोर हो सकती है। वो जो आज़ाद अपने मन से या अपने सोच से डिसीजन ले सकते हैं वो डिसीजन नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, किस तरह से, यानी जो भी लीडर्स होंगे उनको ये डर रहेगा कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो अरेस्ट करवा सकती है। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक्स, वो क्या होगा कि वो जो प्रिंसिपल है, असूल है, वो खत्म हो सकता है। इसमें जो प्रिंसिपल है कि एक आदमी मासूम तब तक है, एक आदमी तब तक क्रिमिनल नहीं है जब तक उसके ऊपर जो वो क्राइम कर रहा है वो प्रूव ना हो। तो इनोसेंट until proven guilty and natural justice triggering remove based on detention alone। उसके अलावा नेचुरल जस्टिस, इन तमाम चीज़ों के जो ये तमाम जो प्रिंसिपल हैं ये खतरे में पड़ जाएंगे। इसमें उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजेंसीज का मिसयूज कर सकती है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई का, इनका इस्तेमाल एक वेपनाइज्ड तरीके से इनका इस्तेमाल करके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर गलत चार्ज लगा के, उनके ऊपर बेबुनियाद फैल्सी चार्ज लगा के उनको रिमूव किया जा सकता है। और जो अपोजिशन है उनका ये मानना है कि इस बिल के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओपोजिशन को डिस्टेबलाइज करेगी, यानी
बिना इलेक्शन लड़े हुए भी वो क्या कर सकते हैं, बिना इलेक्शन जीते हुए भी वो क्या कर सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल को अभी पास नहीं हुआ है। ये बिल जो है वो जॉइंट कमिटीज, जो जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको भेज दिया गया है। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ये पार्लियामेंट के अंदर एक खास किस्म की कमेटी बनाई जाती है, जो एक खास मकसद के लिए, जिसका काम होता है कि जांच करना, किसी भी बिल की पूरे तरीके से उसकी जांच करना। इसके अंदर दानू हाउसेस के लोग होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, और इसके अंदर गवर्नमेंट के और जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके मेंबर भी होते हैं। जब इनकी टर्म खत्म होती है या इनका काम खत्म होता है, तो ये जेपीसी, जो जॉइंट पब्लिक कमेटी बनाई जाती है, इस ये डिसॉल्व कर दी जाती है। लेकिन जो ये जो जेपीसी के अंदर क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होती है कि बिल के अंदर क्या वीकनेसेस हैं, बिल के अंदर किस तरह से बिल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है। डिटेल डिस्कशन के बाद क्या होता है कि वो जो जेपीसी होती है वो अपनी सजेशन प्रेजेंट करती है। तो 130 अमेंडमेंट जो है वो क्या है, इस बिल को जो है जॉइंट पैनल के पास भेज दिया गया, जिसमें 31 लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से लोग हैं। और लोकसभा से जो है वो स्पीकर चुनता है, और राज्यसभा से जो है वो चेयरमैन, जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, वो चुन के ये जेपीसी बनाते हैं। यानी वो चुनेंगे जो भी, जैसे लोकसभा के अंदर टोटल लोगों की बात की जाए, लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 543। इसी तरह राज्यसभा के अंदर है 245। तो इन यहाँ लोकसभा से जो है वो स्पीकर चुनेगा, राज्यसभा से जो है वो चेयरमैन चुनेगा। फिर क्या होगा, जेपीसी बन जाएगी। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी, डिस्कस करेगी उसके ऊपर और सजेशन देगी। और वो जो सजेशन होंगी वो बाइंडिंग नहीं है, यानी वो मर्जी है गवर्नमेंट की कि वो उनको माने या ना माने। ठीक है। तो ये जो जेपीसी के पास ये जो बिल भेजा गया है, तो जो होम मिनिस्टर्स थे उन्होंने अर्ज किया था, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन का पहला दिन हो, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उससे पहले पहले इस जो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट जो भी है, जो आपकी सजेशन है, जो आप इसके अंदर चेंजेस चाहते हैं, वो प्रेजेंट कीजिए नेक्स्ट सेशन के शुरू होने से पहले पहले। यानी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो विंटर सेशन होगा। अब ये जो सेशन था, जिस सेशन के अंदर इस बिल को प्रेजेंट किया गया था, वो मानसून सेशन था। अब मानसून सेशन खत्म हो गया है, अब इसको जो है वो विंटर सेशन के अंदर जो है वो दोबारा से पेश किया जाएगा लोकसभा के अंदर। अब ये जो अमेंडमेंट है, इसके लिए क्या चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं उसके लिए क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, which means majority of the total memberships of the each houses and a majority of two-thirds of the member present and voting। इसमें क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये आर्टिकल 368 के अंदर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसके लिए क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसमें 2/3 लोग चाहिए। यानी एक तो जो गवर्नमेंट के पास 271 मेंबर हैं, 272, वो प्रेजेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ये बिल क्या होगा, पास होगा। अब 2/3 मेजॉरिटी की बात की जाए, तो 2/3 मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, तो लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 445 545, सॉरी 545
में जो 2/3 मेजॉरिटी बनती है वो बनती है 364। यानी अगर जिस दिन ये बिल लोकसभा में पेश हुआ उस दिन अगर 545 लोग आए हैं तो उनमें से इस बिल के हक में कितने लोग होने चाहिए? 364 लोग होने चाहिए। इसी तरह राज्यसभा के अंदर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो उसके टोटल मेंबर्स हैं 245। अगर उस दिन मान लो 245 मेंबर प्रेजेंट है राज्यसभा के अंदर तो उनमें से 164 इसके हक में होने चाहिए। अगर इसके 164 इसके हक में हुए तो ये बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। देन ये बिल पहुंच जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि इस बिल के लिए उसके पास पावर्स होती हैं कि वो असेंट दे या असेंट ना दे या उसको अपने पास रखे। यानी प्रेसिडेंट के पास इस बिल के रिलेटेड 3 तरह की पावर्स होती हैं कि वो बिल्स को असेंट दे, असेंट में अपना सिग्नेचर दे कर दे, असेंट जो है वो ना दे, अपने पास ही रख ले, उसको पॉकेट विक्टो कहा जाता है। इसी तरह वो वापस भेज सकता है, रिटर्न बैक टू द हाउसेस, दोबारा लोकसभा राज्यसभा में दोबारा डिस्कशन और जो है वो डिबेट के लिए भेज सकता है। अगर अगेन ये बिल पास हो गया तो 14 डेज के अंदर अंदर क्या होगा? प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी होगी। अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ये जो बिल है ये ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल स्टडी विद अली को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।